हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और अपने स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम ना इंडियन पॉलिटी के एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो है भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस प्रोसेस के साथ साथ हम इसके जो पावर एंड वर्क है ना, यानी कार्य और शक्ति जो है क्या क्या है, इसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर संविधान के भाग 5 यानी कि पार्ट अगर 5 की बात करें ना, तो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक जो है ना, वो संघ के कार्यपालिका का जिक्र है, यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात कही गई है। अगर यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करें ना, तो इसके तहत प्रेसिडेंट यानी कि भारत के राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसके साथ ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी इसके तहत यूनियन एग्जीक्यूटिव के तहत आते हैं। अगर बात राष्ट्रपति की करें तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो जो है भारत के राज्य के प्रमुख होते हैं, यानी कि भारत के राज्य के प्रमुख होते हैं और भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन जो संबंधी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, वो क्या है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शंस की बात करें ना, तो इसका जो इलेक्शन होता है एक निर्वाचन मंडल के तहत होता है, एक इलेक्ट्रोल कॉलेज के माध्यम से होता है। और इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? देखिए, इसमें जनता का पार्टिसिपेशन सीधे तरीके से नहीं होता है, इनडायरेक्टली वे में, मतलब इनडायरेक्टली वे में प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, जिसमें जनता सीधे रूप से पार्टिसिपेट नहीं करती है। एक इलेक्ट्रोल कॉलेज के माध्यम से इसका चुनाव होता है। तो आखिर इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? देखिए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं ना, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके साथ ही इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि स्टेट जो राज्य के विधानसभा है उसके इलेक्टेड यानी कि निर्वाचित सदस्य जो है ना, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा थर्ड वन इज जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पुडुचेरी, जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं ना, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अब यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक इलेक्शन जो सिस्टम, जो इलेक्शन पद्धति का यूज किया जाता है, वो किसके माध्यम से होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मीन ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। देखिए, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का जो कंसेप्ट है ना, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, ठीक है। उसमें सारे कंसेप्ट को डिटेल से समझाया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप प्ले लिस्ट में भी जाएंगे तो वो जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इसके उस वीडियो में काफ़ी अच्छे से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स है, ये इसके प्रक्रिया, इसका सिस्टम क्या है, उसके ऊपर बात कही गई है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें ना, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद होते हैं ना, उसके फैसले कहाँ होते हैं? सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। इलेक्शंस कमीशन में नहीं होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। जो भी इंक्वायरी होती है, जो भी जांच पड़ताल होता है, वो सुप्रीम कोर्ट में होता है। लेकिन लेकिन एक और कंसेप्ट है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मतलब जो जांच होता है, जो फैसले लिए जाते हैं, मतलब उसके नियुक्ति के जो अवैध घोषित करने का जो प्रोसीजर होता है, अगर उस चीज़ों में अगर ये पाया जाता है, मतलब उसके नियुक्ति से संबंधित कुछ चीज़ें अघोषित के लिए पाया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उसके जो पहले कार्य किए गए जो काम है ना, वो इनवैलिड घोषित किए जाएंगे। ऐसा नहीं है, वो कार्य जो है वो प्रभावी ही रहेंगे, ठीक है। ये फैसले उनके पोस्ट को लेकर हो रहा था, डिसीजन को नहीं लेकर नहीं हो रहा था। जो कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो विवाद से जांच के जो होते हैं, वो फैसले अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, और उसका अंतिम फैसला जो है, मतलब उसका फैसला जो होता है अंतिम ही होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी भी व्यक्ति के राष्ट्रपति की नियुक्ति अवैध घोषित किया जा रहा है ना, तो सुप्रीम जो एससी की घोषणा से पहले उसके द्वारा जो लिए गए कार्य है ना, जो डिसीजन है, वो इनवैलिड नहीं होंगे, वो मान्य होंगे, वैध होंगे, प्रभावी रहेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट था,
जो मुझे लगा डिस्कस कर देना चाहिए। देखिए मेरा पूरा फोकस है ना कि पूरे जितने भी इससे रिलेटेड टू कंसेप्ट है ना, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपका वो क्लियर हो जाए ना, देखिए जहाँ पे घुमाव होता है ना सवाल वहीं से आता है। अगर एक बार आपका किसी भी टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर हो ना, तो उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न है ना, वो आप अच्छे से हैंडल करने के लिए एक मतलब कंफर्टेबल जोन में होते हो। कोई भी टॉपिक का आप एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखिए, जहाँ भी छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज का घुमाव होता है ना, ठीक है, इफ बट से देकर हाँ लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इस तरह से जो भी घुमाव होते हैं, देखिए क्वेश्चन जनरली वहीं से बनते हैं, क्योंकि जहाँ हो घुमाव वहाँ हो सवाल। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके कुछ क्वालिफिकेशंस की भी बात कही गई है, मतलब राष्ट्रपति चुने जाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है उसको भी बताया गया। देखिए सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। 25-35 साल का एज कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। साथ ही साथ वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखते होंगे, क्वालिफाई होंगे, निर्वाचित होने के लिए क्वालिफाई हो, ऐसा उनके पास क्राइटेरिया हो। इसके अलावा ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट में या किसी लोकल अथॉरिटी में, इसके अलावा किसी प्राइवेट अथॉरिटी में किसी भी लाभ के पद पर, यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना कर रहे होंगे, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसके अलावा उम्मीदवारों को, जो कैंडिडेट है, उनके कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदन होने चाहिए, यानी कि 50 इलेक्ट्रोल्स एज अ प्रपोजल एंड 50 एज अ इलेक्ट्रोल सेकेंडरी, मतलब 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो कैंडिडेट है उनके पास। आगे चलते हैं, ओथ की बात करते हैं, यानी कि शपथ की बात करते हैं। देखिए जो शपथ जो प्रेसिडेंट को दिलाते हैं ना, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं ना, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर किसी कारण से वो एब्सेंट हो, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल ना हो, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं ना, वो शपथ दिलाएंगे, ठीक है, राष्ट्रपति को। इसके बाद जो है पद के शर्तें भी है कुछ, मतलब कुछ कंडीशंस भी हैं ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। वो कंडीशंस क्या क्या है उसको भी हम समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस द्वारा ना प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई है, कुछ कंडीशंस बताए गए हैं। इसमें यह बताया गया है कि वह संसद के किसी भी सदन अथवा स्टेट लेजिस्लेटिव, यानी कि हाउस स्टेट, मतलब पार्लियामेंट के किसी भी सदस्य, संसद का सदस्य किसी भी हाउस में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वो जो है मेंबर नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा पर्सन्स प्रेसिडेंट निर्वाचित होता है, तो उसे उस पद ग्रहण करने से पहले उस सदन से अपना रेजिग्नेशंस देना होगा। माने इसका मतलब ये है कि उसको अपना रेजिग्नेशंस पहले देना होगा, तभी वो जाकर प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए, मतलब प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल होंगे। उनको अपना जो पहले का जो किसी, अगर किसी हाउस में मेंबर हो तो उनका रेजिग्नेशंस देना जरूरी है। हालांकि वो कैंडिडेट जब बनते हैं ना कोई भी पार्टी के द्वारा, सपोज यूपीए और एनडीए के द्वारा अगर किसी भी पर्सन्स को मेंबर बनाया जाता है, तो वो अगर किसी पोस्ट पे होते हैं ना, तो उसी समय वो रिजाइन कर देते हैं। ऐसा प्रोसीजर देखा गया। लेकिन ये है कुल मिलाकर कि वो प्रेसिडेंट बनने से पहले उनको इन से सारे पोस्ट से रिज़ाइन देना होता है, ठीक है। वो किसी तरीके से नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि किसी तरह के लाभ के पद पर ना हो। इसके अलावा उनको जो शख्स राष्ट्रपति चुना जाएगा उसको भारत का जो विदाउट पेमेंट ऑफ एनी रेंट्स, मतलब बिना कोई रेंट दिए हुए जो भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास होता है राष्ट्रपति भवन, उसको वो अलॉट होगा, दिया जाएगा। इसके साथ ही संसद द्वारा निर्धारित उपबंधियों, भत्ते, विशेषाधिकार जितने भी है, अलाउंस जो है डिटर्मिनाइड बाय द पार्लियामेंट, उसके द्वारा विशेषाधिकार जो दिया गया होगा वो उसको प्राप्त होगा। इसके साथ ही साथ जितने भी उपबंधियां और भत्ते जो है उसके पदावधि, मतलब उसके ड्यूरेशंस में जो है ना, वो कम नहीं किए जा सकते जब तक उनका टर्म होगा, ये उनको घटाया नहीं जा सकता। अब बात करते हैं टर्म की, ठीक है। जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कब कब तक होता है। देखिए प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल 5 ईयर्स के लिए होता है, 5 साल के लिए वो निर्वाचित होते हैं। हालांकि वो अपने टर्म से
इससे पहले भी रिज़ाइन कर सकते हैं और वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी देकर रिज़ाइन दे सकते हैं, अपना जो रिजिग्नेशन है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे सकते हैं। इसके अलावा उनका मतलब उन कार्य पूरा होने से पहले वो रेजिग्नेशन देकर हट सकते हैं, या इम्पीचमेंट महाभियोग के द्वारा भी उनको पद से हटाया जा सकता है। जो इम्पीचमेंट जो है, महाभियोग का जो कंसेप्ट है उसको देखते हैं, क्योंकि इससे जुड़े प्रश्न है ना काफ़ी अक्सर हर एक एग्जाम में होते हैं। ठीक है, देखिए अगर इम्पीचमेंट की बात करें ना, महाभियोग की बात करें ना, राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाने का, यानी कि इम्पीचमेंट लाकर उसको पद से हटाने का एक प्रक्रिया है। महाभियोग जो है ना, वो आरोप है, महाभियोग का जो आरोप है वो संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है। इन आरोपों पर संसद के 1/4 मेंबर, यानी कि 1/4 मेंबर जो है, और वो भी उस सदन में, जिन सदन में ये आरोपों को लाया गया हो उसके हस्ताक्षर होने चाहिए। यानी जिस भी सदन से ये प्रक्रिया शुरू गई हो उसके 1/4 पर्सन्स के सिग्नेचर्स जरूरी होने चाहिए, और इसके साथ ही 14 डेज पहले उनको एक नोटिस देना होगा प्रेसिडेंट को। इसके साथ ही नोटिस देने के बाद यह महाभियोग का जो प्रस्ताव है ना, वो 2/3 मेजोरिटी से पारित होने के बाद यह दूसरे सदन को भेजा जाता है, और दूसरा जो सदन है वो इन आरोपों को सही पाता है। अगर वो इन आरोपों को सही पाता है तो महाभियोग इस इम्पीचमेंट को वो 2/3 मेजोरिटी से पारित करता है, तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने के बाद उसी डेट से उनको पद से हटना होगा। यानी कि जिस दिन ये प्रस्ताव जो है पारित हो जाता है दोनों सदनों से, दूसरे एक सदन तो 2/3 मेजोरिटी से पास करके दूसरे सदन को भेजता है, दूसरा सदन उस चीज़ों को जांचता है कि ये महाभियोग की जो प्रक्रिया प्रोसीजर है जिसके लिए लाया गया या सही लाया गया कि नहीं। अगर वो सदन भी इस चीज़ों में सही पाता है और 2/3 मेजोरिटी से उसको पारित करता है, तो जिस डेट से पारित होगा उसी डेट को प्रेसिडेंट को मतलब अपने पद से हटना होगा। ठीक है, इसके अलावा एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए संसद के दोनों सदनों के नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं ना, यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, जिन्होंने प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में ना पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो इस इम्पीचमेंट महाभियोग के में भाग ले सकते हैं। हमने क्या देखा था इलेक्शंस में, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं ना वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट इलेक्शंस में करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हटाने के प्रोसीजर में यहाँ नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इम्पीचमेंट में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा स्टेट असेंबली का इसमें कोई रोल नहीं होता, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, जिन्होंने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। अब तक ये देखा गया ना कि किसी भी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इम्पीचमेंट महाभियोग के द्वारा ना तो हटाया गया है ना ही उनके विरुद्ध लाया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो ज़रूर आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, अब ये है कि पद उनका जो है वैकेंस जो है रिक्त कब होता है, पद खाली कब हो सकता है, किन किन क्राइटेरिया में। देखिए पहला है कि अगर उनका 5 साल का जो टर्म है ना, टेन्योर जो है कार्यकाल, वो समाप्त हो गया हो, वो रिज़ाइन दे दे किसी कारण से, अगर रेजिग्नेशन दे देते तब भी उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया इम्पीचमेंट प्रोसेस के माध्यम से अगर उनको हटाया जाता तब भी खाली हो जाता है। अगर उनका डेथ हो जाए बीच ड्यूरेशंस में तब भी पद खाली होगा। इसके अलावा अगर किसी तरीके से उनके जो इलेक्शन है उसको अवैध घोषित कर दिया जाए, इस कंडीशन में भी राष्ट्रपति के पद का जो सीट है वो खाली हो जाता है। लेकिन एक बात और भी ध्यान देने वाली है कि राष्ट्रपति का पद उनके डेथ पे, रेजिग्नेशंस पे, या बीमारी के कारण या अदर किसी कारण से अगर उनका पद खाली होता है, तो उस सिचुएशन में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ध्यान रहे, वो फुल टाइमर नहीं होंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ के ड्यूरेशन तक। तब तक राष्ट्रपति का इलेक्शन हो जाना चाहिए। 6 मंथ के ड्यूरेशन से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, उससे पहले राष्ट्रपति का चुनाव करवाना ही होगा। तब तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। लेकिन
लेकिन एक और कंसेप्ट, अगर मान लीजिए उस वक्त कोई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना हो, यानी ये भी सीट खाली हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज अ प्रेसिडेंट के कार्यकाली जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे, कार्य करेंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट का सीट खाली हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन अगर ये भी ना हुए तो, अवेलेबल ना हुए तो, मतलब वो भी उस समय ना हुए तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जो जज होंगे ना, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, काफ़ी वीवीआईपी इंपॉर्टेंस है, इसको आप एक दो बार और सुन लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। और आप ये कमेंट्स बॉक्स में ये मुझे बताएंगे कि अब तक कितने ऐसे, मतलब क्या किसी सिचुएशंस में ऐसा हुआ है क्या कि सुप्रीम कोर्ट के कोई जज को एज ए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मतलब राष्ट्रपति बनाया गया हो, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अब इसको देखते हैं, जो राष्ट्रपति के कुछ पावर और फंक्शन है, मतलब राष्ट्रपति के क्या कार्य और पावर जो शक्तियाँ हैं, उसको हम बारीकी से एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यकारी शक्तियाँ। एग्जीक्यूटिव पावर में क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी शासन से संबंधित कार्य है ना, वो सब के सब प्रेसिडेंट के नाम पर ही होते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा CAG चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके मेंबर्स, UPSC जिसकी तैयारी आप लोग बड़ी शिद्दत से कर रहे हो, उसके चेयरमैन और उसके मेंबर की अपॉइंटमेंट। इसके साथ आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट के गवर्नर, फाइनेंस कमीशन के मेंबर उसके चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट ही कौन करता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ये उसका एग्जीक्यूटिव पावर है। अगर आपका लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो वो क्या, संसद की जो बैठक है वो राष्ट्रपति बुला सकता है अथवा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, ये राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है। इसके साथ ही वो ज्वाइंट सेशन बुला सकता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का एक ज्वाइंट सेशन भी बुलाने का अधिकार, पावर है राष्ट्रपति को। इसके साथ 12th मेंबर यानी कि 12 मेंबर को वो नॉमिनेट कर सकता है। कहाँ पे, राज्यसभा में। राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा जब संसद ना चल रहा हो, जब पार्लियामेंट का कोई सेशन ना चल रहा हो, उस ड्यूरेशन में ना क्या है ना, ऑर्डिनेंस लाने की जो पावर है ना वो प्रेसिडेंट के पास है। जब संसद ना चल रहा हो तो उस समय ऑर्डिनेंस लाने की जो पावर है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। इसके बाद अगर बात करें तो फाइनेंशियल जो पावर है वो क्या है, देखिए मनी बिल जो है ना, ये जब आता है इसको प्रेसिडेंट के पूर्वानुमति यानी पहले अप्रूवल ले लिया जाता है, उसके बाद ही संसद में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, किसको, मनी बिल को। ठीक है, इसके अलावा जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना, जिसको आप यूनियन बजट कहते हैं, इसे भी संसद के समक्ष रखता है। इसके अलावा डिमांड फॉर ग्रांट है ना, उसकी सिफारिश, मतलब प्रेसिडेंट की सिफारिश के बिना इसको नहीं किया जा सकता, जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बाद जो जुडिशियल पावर है ना प्रेसिडेंट का, वो देखते क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस है, इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जुडिशियल पावर है प्रेसिडेंट के। अब अगर डिप्लोमेट की बात करें, डिप्लोमेटिक पावर जो है, अगर वो देखते हैं इंटरनेशनल जितने भी ट्रीटी होते हैं या एग्रीमेंट होते हैं ना, वो किसके नाम पे होते हैं, राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। हालांकि पार्लियामेंट से उसका अप्रूवल लेना अनिवार्य होता है। ठीक है, अगर मिलिट्री पावर की बात करें तो सैन्य शक्ति, अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो क्या है, देखो प्रेसिडेंट जो होता है ना वो सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया का। राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति के पास कुछ इमरजेंसी आपातकालीन शक्तियाँ भी है। वो क्या है, राष्ट्रपति के पास 3 सरकमस्टांस में आपातकालीन इमरजेंसियाँ हैं। पहला है राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रीय जो 3 सरकमस्टांस में पहला जो है राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी। ये जो है आर्टिकल 352
के तहत लाया जाता है, इसके तहत लगाया जाता है, उसमें बात की गई है। इसके साथ जो सेकंड है इमरजेंसी में, वो है प्रेसिडेंट रूल, यानी कि राष्ट्रपति शासन। देखते हैं आप किस स्टेट में रहते हैं, अगर उस स्टेट में अगर कोई सरकारें ठीक से काम नहीं कर पा रही है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल लगता है। वो किसके तहत होता है? आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365 के तहत होता है। इसके साथ ही जो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो भी है ना, ये आर्टिकल 360 यानी 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लाया जाता है। अब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लाया गया है, ठीक है। ये 360 के तहत लाया जाता है। ये प्रेसिडेंट के पास पावर है, शक्तियाँ हैं। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास कुछ वीटो पावर भी है। वीटो पावर वो क्या है उसको भी समझते हैं। देखिए, वीटो पावर में सबसे पहले है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो ये क्या है? जिसमें प्रेसिडेंट पार्लियामेंट द्वारा पारित कोई किसी भी बिल को ना, पार्लियामेंट द्वारा पारित कोई बिल को उसको अपने पास सुरक्षित रहता है, रख लेता है, जिसके कारण वो विधेयक जो है, बिल जो है वो समाप्त हो जाए। इसका एक एग्जाम्पल है 1991 में आर वेंकट रमन जो राष्ट्रपति थे उस समय, संसद द्वारा उनके द्वारा संसद सदस्य के वेतन भत्ते और पेंशन में संशोधित विधेयक लाया गया था, उसको उन्होंने रोक दिया था इसके तहत। इसके बाद एक सस्पेंशन वीटो है। उसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट इस वीटो का प्रयोग तब करते हैं ना, जब किसी भी बिल का पार्लियामेंट के द्वारा रिकंसिडरेशन के लिए लौटाया जाता हो। बट मनी बिल के मामले में ना ये वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है, मनी बिल में ये वीटो नहीं यूज हो सकता है, सस्पेंशन वीटो। लास्ट में है पॉकेट वीटो। ये क्या है? इस मामले में क्या होता है ना, राष्ट्रपति किसी भी बिल को ना तो कोई सहमति देता है और ना ही रिजेक्ट कर सकता है और ना ही इसको लौटाता है, परंतु एक अनडिफाइंड पीरियड के लिए ना इस बिल को पेंडिंग में डाल देता है इस पॉकेट वीटो के माध्यम से। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखें तो 1986 में ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा ना क्या किया गया था कि भारतीय डाक संशोधन अधिनियम जो है ना, उसके तहत जो लाया गया था एक बिल, उस संदर्भ में इन्होंने इस पॉकेट वीटो का यूज किया था, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए भी क्या कोई प्रेसिडेंट के पास वीटो है, उसको समझते हैं। देखिए, ये प्रेसिडेंट जो है ना, राष्ट्रपति के द्वारा, एक मिनट, स्टेट के रिगार्डिंग में अगर कोई वीटो है उसको देखते हैं। देखिए, जब कोई स्टेट असेंबली में ना, जब कोई स्टेट असेंबली में कोई बिल पारित होता है ना, तो वो गवर्नर के असेंट्स के लिए जाता है, यानी स्वीकृति के लिए जाता है, असेंट के लिए जाता है। उसमें गवर्नर जो है ना, उस बिल पे अपना असेंट्स दे सकता है, या उसको अपने असेंट्स को रिजर्व कर सकता है, या प्रेसिडेंट के जो गवर्नर जो है ना, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशंस के लिए वो रिजर्व कर सकता है, ठीक है, उस बिल को। और प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि उस बिल को, मतलब प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं उस बिल के लेकर। या तो उस बिल को अपना असेंट दे, यानी कि स्वीकृति दे दे, या उस बिल के स्वीकृति को अपने पास सुरक्षित रख ले, या गवर्नर को रिटर्न कर सकता है उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। रिकंसिडरेशन के लिए कहाँ रिटर्न करेगा? गवर्नर को करेगा रिकंसिडरेशन के लिए, कहाँ पे? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। ये स्टेट के रिगार्डिंग राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ वीटो है वो हमने देखा। इसके अलावा हमने एक चीज़ और देखें कि राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की जो शक्तियाँ वो क्या है। देखिए, आर्टिकल 123 की बात करें ना, 123 की बात करें, तो इसके तहत ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को है। जब संसद का कोई सेशन ना चल रहा हो ना, किसी भी तरह का कोई सेशन ना चल रहा हो, उस ड्यूरेशन में जो है प्रेसिडेंट ये जारी कर सकता है। इस ऑर्डिनेंस का प्रभाव एवं शक्ति जो है संसद द्वारा बनाए गए कानून के तरह ही होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो नेचर होता है ना इस कानून का, वो टेम्प्रोरी लॉ के तरह होता है।
टेम्प्रेरी लॉ के नेचर का होता है, इस ऑर्डिनेंस को संसद के जो स्टार्टिंग सेशन होगा ना, मतलब जब ऑर्डिनेंस जारी होगा उसके बाद जो सेशन स्टार्ट होगा उसके 6 वीक के अंदर ना इस पे संसद का अप्रूवल जरूरी है, ठीक है, इस ऑर्डिनेंस पे। इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रपति की क्षमा दान की जो शक्तियाँ वो क्या है। देखिए आर्टिकल 72 की बात करें ना, इसके तहत संविधान के आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने का पावर प्रदान की गई है। इसके में फर्स्ट है पनिशमेंट और सेंटेंस ऑफेंस अगेंस्ट द यूनियन ऑफ लॉ। यूनियन ऑफ लॉ के अगेंस्ट जो कोई पनिशमेंट दिया गया है ना, उसको क्षमा करने की भी शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा मिलिट्री कोर्ट में ना, सैन्य जो कोर्ट है उसके तहत कोई दंड दिया गया ना, उसको भी माफ़ करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। एंड थर्ड वन इज़, अगर किसी को मृत्यु दंड दिया गया हो, मान किसी को फांसी दिया गया हो, तो उसको भी क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ये हमने राष्ट्रपति के क्षमा करने वाली जो शक्ति है उसको हमने देखा। आगे चलते हैं। देखिए ये राष्ट्रपति से संबंधित रिलेटेड आर्टिकल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली वे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्टेट पीसेस में हो या सिविल सर्विसेज में हो, मैचिंग के लिए हमेशा पूछा जाता है। तो इसको आप आर्टिकल को एक बार ज़रूर देख लेना। जैसे आर्टिकल 52 राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। आर्टिकल 53 संघ के कार्यपालिका के शक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति की चुनाव। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके। 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 57 पुनः चुनाव के लिए अर्हता, जो क्या क्राइटेरिया है राष्ट्रपति के दोबारा इलेक्शंस के लिए, उसके लिए बताया गया। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता क्या होगा, वो आर्टिकल 58 में बात कही गई है। आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की दिशा क्या होगी वो बात की गई है। आर्टिकल अगर 60 बात करें, 60 की बात करें ना, तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, ये बात की गई है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति को पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या, इम्पीचमेंट वाला जो हमने डिस्कस किया वो आर्टिकल 61 के तहत होगा। 62 की बात करें तो राष्ट्रपति के पद के रिक्त की पूर्ति के लिए चुनाव कराने के समय देखा गया था कि अगर सीट वैकेंट हुआ था तो 6 मंथ के अंदर वो किस तरह चुनाव कराना जरूरी है, तब तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। उस प्रक्रिया को आर्टिकल 62 में डिफाइन किया गया। अगर आर्टिकल 65 की बात करें तो उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, ठीक है, ये आर्टिकल 65 में बताया गया। 71 की बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले जो है 71 में बताया गया। 72 में राष्ट्रपति की क्षमा इत्यादि शक्तियाँ जो है वो बताया गया, इसमें माफ़ी देने की जो शक्तियाँ हैं। आर्टिकल 74 में है मंत्री परिषद का राष्ट्रपति के परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना, ये आर्टिकल 74 में बताया गया है। इसके बाद आर्टिकल अगर 75 की बात करें तो मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्य, वेतन इत्यादि आर्टिकल 75 में बताया गया है। 76 की बात करें तो भारत के महान्यायवादी जिसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है वो आर्टिकल 76 के तहत है। भारत यानी आर्टिकल 77 भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन करना 77 के तहत है। इसमें रूल मेकिंग पावर भी बताया गया है। 78 की बात करें तो राष्ट्रपति के सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व इत्यादि, ये 78 में बताया गया। आर्टिकल 85 संसद के सत्र या यानी हाउस को सत्रावासन का और भंग करने की शक्ति के बारे में कार्य के बारे में बताया गया। 85 में 11 में यानी 111 में आर्टिकल 11 में संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करने के बताया गया 111 आर्टिकल में। 112 की बात करें तो 112 की बात करें तो संघीय बजटीय विवरण जो वार्षिक विवरण है उसके बारे में 112 में बताया गया है। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कही गई है, बजट के बारे में कहीं बताया नहीं गया है, तो उसके बारे में जिक्र कहाँ मिलता है, 112 में मिलता है, आर्टिकल 112 में। अगर 123 की बात करें तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में अगर कहीं बताया गया तो वो आर्टिकल 123 123 पे बताया गया, ठीक है। इसके अलावा 143 में बताया गया राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति, ये आर्टिकल 143 में बताया गया। देखिए इस हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये सारे आर्टिकल को ने एक दो बार आप ज़रूर देख लेना, इससे डायरेक्टली वे में मैचिंग के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाते हैं। इवन क्वेश्चन देकर सेंटेंस भी पूछ लेता था, ये आर्टिकल इससे रिलेटेड है, सही और गलत आपको बताना होता है। तो एक दो बार अगर इस आर्टिकल को आपने ध्यान से पढ़ लिया होगा या पढ़ेंगे तो आपको एक याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड, इस प्रकार हमने ना
प्रेसिडेंट से जुड़े सारे फैक्ट्स एंड फिगर, चाहे वो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस प्रोसीजर्स की बात करें ना, या उनके पावर एंड वर्क की बात करें, इम्पीचमेंट के द्वारा हटाए जाने की बात करें, वीटो से संबंधित पावर जितने भी थे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वीटो से संबंधित, क्षमादान के से संबंधित शक्तियाँ, जितने भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट से के द्वारा जो डायरेक्टली फॉर्म में क्वेश्चंस आ जाते हैं, इन तमाम हमने एस्पेक्ट्स को अच्छे से डिस्कस किया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप हमारे बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, जिसके बाद आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। और हाँ, आप वीडियो के PDF से रिलेटेड अगर कोई चीज़ें मटेरियल हो, वो आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल एकेडमी फॉर जनरल स्टडी के टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।